हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी द जेबलोंस्की डायग्राम। जेबलोंस्की डायग्राम आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये थ्योरी पेपर में आपके में हर बार पूछा जाता है। मैं बीएससी की थ्योरी पेपर की बात कर रही हूँ, फाइनल ईयर। तो ये हर बार पूछा जाता है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डायग्राम। तो इसी की हम डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि किस किस वे में हम इस वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे, ताकि आपको अगर ये पहले से आपने पढ़ रखा है ये डायग्राम, तो आपको जिस भी पोर्शन में डाउट है आप उसके अकॉर्डिंग वहीं से वीडियो देखना स्टार्ट कर सकें। इससे जो है टाइम सेव होगा आपका। तो स्टार्ट करेंगे हम जेबलोंस्की डायग्राम की डेफिनेशन से। क्या है बेसिकली जेबलोंस्की डायग्राम? ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? फोटोफिजिकल प्रोसेस की, लाइक फ्लोरेसेंस एंड फोस्फोरेसेंस। यहाँ पे हम पहले डेफिनेशन को स्टडी करेंगे जेबलोंस्की डायग्राम की। उसके बाद जेबलोंस्की डायग्राम को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की जो है वो सिंगलेट स्टेट का पता होना जरूरी है, ग्राउंड लेवल पे, एक्साइटेड लेवल पे और ट्रिपलेट स्टेट का। तो इलेक्ट्रॉन की सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे हम कि वो हम कैसे पता करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसकी डायग्राम को डिटेल में, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे इससे। फिर हम देखेंगे कि हम थ्योरी पेपर में कैसे लिखेंगे। ये हम थ्योरी पेपर में कैसे लिखने वाले हैं जेबलोंस्की डायग्राम को। तो ये सब देखने के बाद हम लास्ट में जो है जितनी भी ट्रांजिशन होगी उन्हें कंक्लूड करेंगे। तो इस वे में हम इस वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको ये सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बारे में ऑलरेडी पता है तो आप उस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जेबलोंस्की डायग्राम इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस। डेफिनेशन में और आप क्या लिख सकते हैं? ये डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको वैसे रफली समझाना चाहूँगी एक बार। देखिए, आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट पे होता है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। इसमें जनरली क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे ही उस पर लाइट रेडिएशन पड़ती है तो वहाँ से वो फोटोन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, हाइयर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में जब इसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे अब कि ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, ये एक्साइटेड स्टेट में है। और जब यहाँ पे था ये ग्राउंड लेवल पे। और आपको पता है कि मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड स्टेट में होता है या फिर कोई भी केमिकल स्पीसीज जब एक्साइटेड स्टेट में होती है तो वो स्टेबल नहीं होती। उसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत शॉर्ट होता है। वो जल्दी से क्या करना चाहते हैं? वो जल्दी से ग्राउंड स्टेट पे आना चाहते हैं, हाइयर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पर। क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जितनी हाई एनर्जी उतना अनस्टेबल सिस्टम। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ पे इसने एक्सेसिव एनर्जी को एब्जॉर्व किया फोटोन से और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, अब वो ग्राउंड स्टेट पर कैसे आएगा? या तो वो ट्रांजिशन ऐसे ट्रांजिशन करके आएगा, मीन्स वो हीट की फॉर्म में एक्सेसिव एनर्जी को लूज़ करेगा और ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। या फिर क्या करेगा? वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करेगा और ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। जब वो हीट की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करेगा तो हम उसे कहेंगे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। और जब वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करेगा तो उसे हम कहेंगे रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो रेडिएटिव ट्रांजिशन में भी फर्दर दो तरीके से ट्रांजिशन होंगी। या तो वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आए तो उसे हम कहेंगे फ्लोरेसेंस, या फिर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट पर आए तो उसे हम कहेंगे फोस्फोरेसेंस। इनमें यहाँ पे कैसे एनर्जी रिलीज़ करेगा? वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करेगा, यहाँ पे भी रेडिएशन की फॉर्म में। अब नॉन रेडिएटिव में क्या होगा? यहाँ पे वो हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। यहाँ पे भी दो तरीके से होंगी, IC मीन्स इंटरनल कन्वर्जन और ISC मीन्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो यहाँ पे IC में क्या होगा? सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन जब होगी कि वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट अनदर एक्साइटेड स्टेट में भी आए या फिर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आए, मीन्स लोअर एनर्जी स्टेट से हाइयर एनर्जी स्टेट में आए। पर ध्यान रखना है वहाँ पे क्या होगा? सिंगलेट स्टेट होगी, सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट के अंदर ट्रांजिशन होगी। और इसमें क्या होगा? ट्रिपलेट टू सिंगलेट, सिंगलेट टू ट्रिपलेट, तो ऐसे ट्रांजिशन होगी इसमें। तो ये था बेसिक डेफिनेशन समझने के लिए। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? Jablonski diagram shows that the excited species can return to the ground state by losing all of its excess energy by radiative or non-radiative transition. मीन्स क्या है? जेबलोंस्की डायग्राम शो करता है, क्या शो करते हैं कि कोई एक्साइटेड स्पीसीज ग्राउंड स्टेट पर कैसे आएगी? वो अपनी एक्सेस एनर्जी को लूज़ करके आएगी। और वो अपनी एक्सेस एनर्जी को जिस वे में लूज़ करेगी, डिफरेंट पाथ से लूज़ करेगी, तो उसी को हमने पढ़ना है कि कौन कौन से पाथ से लूज़ करेगी। बेसिकली वही है जेबलोंस्की डायग्राम, उन्हीं पाथ की रिप्रेजेंटेशन दिखाता है जेबलोंस्की डायग्राम। अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है रेडिएटिव में क्या होगा? फ्लोरेसेंस, फोस्फोरेसेंस, और नॉन रेडिएटिव में
इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम कन्वर्जन। अब यहाँ पे वही सब लिख रखा है कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी जब लाइट रेडिएशन की फॉर्म में उसके ऊपर पड़ेगी तो वो मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या करेगा, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएंगे आउटर ऑर्बिटल में, मीन्स एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाएगा वो, और फिर हम उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। अब मोस्ट ऑफ द एक्साइटेड स्पीसीज आपको पता है उनके पास जो है वो शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, जनरली कितना होता है 10⁻⁻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 ⁻
जाएगा। वो या तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी रिलीज कर सकता है, या हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर सकता है, या फिर रेडिएशन के थ्रू रिलीज कर सकता है। वो डिपेंड करेगा अलग अलग मेथड से। अब जब वो एनर्जी को एब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो वो एक्साइटेड स्टेट में भी डिफरेंट मेथड से जा सकता है। हो सकता है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाए, हो सकता है वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाए। सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कैसे होंगी इसमें, देखिए यहाँ पे दिखा रखा है कि ये मॉलिक्यूल है जिसमें ग्राउंड लेवल पे इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं पेयर्ड, फिर वो फोटोन को एब्जॉर्व करेगा, या तो वो ऐसे एब्जॉर्व करके सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में ऐसे चला जाएगा, या फिर ऐसे चला जाएगा। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट का कैसे पता चलेगा हमें, बेसिकली क्या होगा, जब आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन वो ऐसे होंगे, मीन्स पैरेलल स्पिन में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपलेट स्टेट मिलेगी। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी वो 3 आएगी। और जब आपके पेयर्ड फॉर्म में होते हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या था पैरेलल डायरेक्शन में थी, और जब आपको एंटी पैरेलल डायरेक्शन में दिखाई देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो है 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी, तो हम उसे कहेंगे इसकी सिंगलेट स्टेट। अब ये हम कैसे निकालते हैं, इसे निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2s + 1। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारे पास। तो यहाँ पे s क्या होता है, s होता है यहाँ पे टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे s की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, s अपने यहाँ पे पढ़ रखा होगा स्पिन क्वांटम नंबर में। बेसिकली क्या होता है, जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर्ड मिलते हैं आपको मॉलिक्यूल में ग्राउंड स्टेट पे, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, +½ से, उसके लिए क्वांटम नंबर में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, +½ से और -½ से। वो कैसे होता था, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, या क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये ऐसे पैरेलल और एंटी पैरेलल। यहाँ पे एंटी पैरेलल क्या दिखा रखा है, ये दिखा रखा है कि यहाँ पे स्पिन जो है वो अपोजिट है, अपोजिट स्पिन है। यहाँ पे +- का मतलब और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ये दिखा रखा है कि इनकी जो है स्पिन वो है अपोजिट है। यहाँ पे हम जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए ही +½ लिखें या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए ही -½ लिखें। ये आपने बेसिक में पढ़ रखा होगा जब अपने फर्स्ट ईयर में क्वांटम नंबर पढ़े होंगे, तो ये सब उसके लिए। अब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हो सकते हैं ऐसे s ऑर्बिटल में, अनपेयर्ड हो सकते हैं ऐसे p ऑर्बिटल में, और सिंगल आपको पेयर्ड भी मिल सकता है। तो इनके लिए डिफरेंट टाइप s की वैल्यू हम पुट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे, एक के लिए आप +½ यूज़ करेंगे और एक के लिए हम +-½ यूज़ करेंगे s की वैल्यू। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे हैं पैरेलल हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए सेम यूज़ करेंगे, सेम साइन +½ या फिर हम क्या कर सकते हैं -½ बेसिकली हमें क्या दिखाना है कि इनकी जो है स्पिन सेम है। मैंने अभी भी आपको बताया +- से ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि प्लस इसी के लिए होगा या फिर माइनस इसी के लिए होगा। ये क्या है, हमें बस स्पिन दिखानी है कि वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो इसीलिए हम इनका यूज़ करते हैं +- का, बाकी कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे जो है ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग होता है, ये हमें सिर्फ इसकी स्पिन दिखानी है। तो आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट का, वो देखते हैं। देखा कि यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि जो नॉर्मल मॉलिक्यूल होता है उसमें हमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता है पेयरिंग कैसे करवाते हैं हम, पेयरिंग तभी करवाते हैं जो है अपोजिट स्पिन के हों, ताकि वो स्टेबल हों, एक दूसरे को रिपेल ना करें। ये आपने बेसिक में पढ़ रखा होगा। तो जनरली आपको पेयरिंग मिलती है। अब मैंने इसे कहा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट कैसे कहा वही देखते हैं। तो पेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन में है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे, एक के लिए हमने प्लस यूज़ कर दिया और जो दूसरा है उसके लिए हम माइनस यूज़ कर लेंगे और +1। अब इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 0, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो 1 आ गया तो सिंगलेट स्टेट। अगर ऐसे ही हमारे पास 2 आ जाता है तो हमारे पास क्या होगी डबलेट स्टेट। अब 2 कैसे आएगा, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे सिंपल +½ करेंगे और यहाँ पे 1, तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे
कि वो डबलेट स्टेट में है। ऐसे ही हमें जो है यहाँ पे हमें नीड है कि हम ट्रिपलेट स्टेट को जाने, वो हम आगे समझेंगे। अब ट्रिपलेट स्टेट कैसे आएगी, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है सेम स्पिन में, मीन्स जो है वो पैरेलल है, वो ऐसे हैं, ऐसे पैरेलल है। यहाँ पे क्या देखा था हमने ऊपर कि वो अपोजिट स्पिन में थे, ऐसे यहाँ पे क्या है पैरेलल है। अगर पैरेलल होंगे तो हम उसके लिए सेम साइन यूज़ करेंगे, तो ऐसे +1। अब ये हाफ ऑफ 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1, तो यहाँ पे क्या गया 3। तो ये क्या होगी ट्रिपलेट स्टेट। तो ऐसे आप सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट का पता लगा सकते हैं देख के, जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को देख के वहाँ पे जो है। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे क्या था कि ये मॉलिक्यूल है कोई जिसमें क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने कहा है उसकी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, या उसकी ग्राउंड स्टेट है और ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब सिंगलेट क्यों कहा ये आपको पता चल गया होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से हमें निकाला है तो ये सिंगलेट आया। यहाँ पे वो क्या करेगा, फोटोन को एब्जॉर्व करेगा। जैसे ही फोटोन को एब्जॉर्व करेगा, यहाँ पे फोटोन जो है वो टकराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें से एक्साइटेड होके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर चले जाएंगे। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर अब वो दो तरीके से जा सकते हैं। देखिए दो तरीके से कैसे, एक तो यहाँ पे इस साइड लिखा है और एक यहाँ पे इस साइड लिखा है। तो दो तरीके से कैसे जाएंगे, या तो वो फोटोन को एब्जॉर्व करके, एनर्जी को एब्जॉर्व करके क्या हो जो है एक्साइटेड स्टेट में जाते टाइम जो है अपनी स्पिन को जो है वो चेंज ना करे, वो एज इट इज़ चला जाए। देखिए सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन गया, ये ऐसे कैसे चला गया, यहाँ पे इसने अपनी स्पिन को जो है वो चेंज नहीं किया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये जो है एंटी पैरेलल है, मीन्स क्या है इनकी ओरिएंटेशन जो है डिफरेंट है। एक के लिए हम प्लस यूज़ करेंगे, एक के लिए हम माइनस यूज़ करेंगे। तो उस पर हमने अभी निकाल के देखा, तो कैसा आएगा ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट आएगी। इसमें सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट क्यों लिख रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है एक्साइटेशन दिखा रखी है। जनरल सिचुएशन ये थी, ये दोनों जो है एक्साइटेड स्टेट में दिखा रखे हैं, जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में है। यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या था, ग्राउंड स्टेट में था, उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, उसने जो है एनर्जी को एब्जॉर्व किया और उसकी एनर्जी एब्जॉर्व करने से क्या होगी, जो उसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में वो सेम भी जा सकता है, मीन्स जैसे वो पहले था वैसे का वैसे भी जा सकता है, जिससे क्या होगी उसकी ओरिएंटेशन जो है वो एंटी पैरेलल होगा, तो उसे हम कहेंगे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अगर हो कि वो अपनी जाते जाते जो है अपनी स्पिन को चेंज कर ले और यहाँ पे ऐसे पैरेलल हो जाए एक दूसरे के, ये देखिए पैरेलल है, इसकी भी सेम ओरिएंटेशन है, इसकी भी सेम ओरिएंटेशन है। अगर ऐसे ओरिएंटेशन सेम हो तो हम उसे क्या कहेंगे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ये हमने अभी भी निकाल के देखा है सिंगलेट ट्रिपलेट। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो भी अभी हमने पढ़ा वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इन ग्राउंड स्टेट बोथ द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड इफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 1 अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है तो वो सिंगलेट स्टेट होता है, और अगर जब वो एब्जॉर्व करता है फोटोन को मॉलिक्यूल्स तो उसके पास 2 पॉसिबिलिटी होती हैं एक्साइटेड स्टेट में जाने की। वो पॉसिबिलिटी भी हमने देखी कि या तो वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए या फिर वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। अगर वहाँ पे जो है पैरेलल स्पिन होगी तो उसकी मल्टीप्लिसिटी जो है वो 3 आएगी, वो होगा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अगर वहाँ पे जो है एब्जॉर्व करके वो अपोजिट स्पिन में जाता है तो वहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 1 और उसे हम कहेंगे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अब तक जो हमने पढ़ा वो जेब्लोन्स्की डायग्राम को समझने के लिए था, यहाँ पे जो है लाइन लगा रखी है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आपको लिखना है एग्जाम में जेब्लोन्स्की डायग्राम में। तो अब तक जो पढ़ा था ये समझने के लिए था। स्टार्टिंग में जो लाइन लगा रखी थी वो यहाँ पे था फॉर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से लेके जो हमने यहाँ तक पढ़ा वो हमारा किस लिए था, वो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था यहाँ तक। अब हम आगे पढ़ेंगे जो वो हुआ मेन जेब्लोन्स्की डायग्राम में जो आपको लिखना है थ्योरी पेपर में, तो वो देखते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे हायर एक्साइटेड स्टेट में। अब वो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, एक ही तो एक्साइटेड स्टेट नहीं होती, उसके ऊपर और भी लेवल होते हैं, तो वो फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, तो ऐसे बहुत सारी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हो सकती हैं। और उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे S1 S2 S3 से। द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और जो ग्राउंड स्टेट होगी उसे रिप्रेजेंट करेंगे S0 से। जो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है उसे रिप्रेजेंट करेंगे S0 से, और जो हमारी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है जैसे कि हमने अभी देखा इसमें ये थी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट,
और ये थी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है इसे हम डिनोट करेंगे S नोट से, और जो ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे S1 से। अगर यहाँ पे ये देखो एक ही दिखा रखे हैं तो यहाँ पे S1, अगर बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही लेवल पर जाता है, ये और आगे लेवल पे भी जा सकता है, ज़्यादा एनर्जी मिले तो हायर लेवल पे भी जा सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारी स्टेट होंगी, तो उसके रिस्पेक्टिवली हम उसका नाम देते जाएंगे S1, S2, S3 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर वो एब्जॉर्ब करके ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वहाँ पे जो है स्पिन जो है वो पैरेलल रहती है, तो उसमें क्या होगा, ऐसे ही हम क्या देंगे, ट्रिपलेट स्टेट की नेमिंग करेंगे T1, T2 एंड T3 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने यही सब लिखा है, ये आप देख लेना, अगर ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ूंगी तो आप बोर हो जाओगे। तो ऐसे ही T1, T2, T3 होंगी। अब देखते हैं जो इनकी एनर्जी होगी, जो हमने अभी पढ़ी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, उनमें जो क्या होगा, जो ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है, जो इनकी एनर्जी जो है कम होगी। देखिए आप, जब ये डायग्राम बना रखा है तो इनका लेवल जो है थोड़ा नीचे दिखा रखा है, जैसे ये T1 है और ये S1 है, ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है और ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है तो फर्स्ट लेवल पे 1 और 1। और देखिए इनका एनर्जी डिफरेंस जो है वो कितना है, ये हायर लेवल पे बना रखी है और ये लोअर लेवल पे बना रखी है। तो जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होती है, सिंगलेट के केस में जो है उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, ट्रिपलेट की एनर्जी जो है कम होती है। कम कैसे, ये आपने जो है हर्ट्ज रूल में पढ़ा होगा। हर्ट्ज रूल क्या कहता है कि पहले जो है ऑर्बिटल कैसे फिल करो, पहले जो है अनपेयर्ड करो, बाद में पेयरिंग स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई होती है। तो वो इनडायरेक्ट वहाँ पे क्या कहा गया है कि जो जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई होती है उसकी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी कम होती है। स्टेबल होने का मीन्स क्या है, एनर्जी कम होती है। तो क्योंकि यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा किसकी है, ट्रिपलेट स्टेट की, तो जो ट्रिपलेट स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, उसकी एनर्जी जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट स्टेट। अब जो है हम इस डायग्राम को देखते हैं अच्छे से। इस डायग्राम में क्या क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पे जो है ये S नोट है, ग्राउंड स्टेट, जैसे कि हमने नॉर्मल मॉलिक्यूल लिया उसमें इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट है। फिर क्या होगा, यहाँ पे ये दिखा रखी है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन कैसे दिखा रखी है, देखो ये यहाँ पे हायर लेवल दिखा रखे हैं अलग अलग, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके अलग अलग हायर लेवल है। S1 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के लिए, S2 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के लिए सेकेंड लेवल पर, और ये थर्ड लेवल पर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, सिंगलेट स्टेट होगी सारी, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में क्या होगा, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, और नीचे क्या है हमारे पास जो है ग्राउंड स्टेट, उसे हमने रिप्रेजेंट किया है S नोट से। अब क्या होगा, अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अब डिपेंड करेगा उसे कितनी एनर्जी मिली है, उसके अकॉर्डिंग वो इन एक्साइटेड स्टेट पर जो है एक्साइट हो जाएगा। कैसे होगा, हो सकता है वो ग्राउंड स्टेट से जो है थर्ड लेवल पे पहुंच जाए, हो सकता है ग्राउंड स्टेट से वो सेकंड लेवल पर ही पहुंच पाए, हो सकता है वो फर्स्ट लेवल पे भी पहुंचे। तो ऐसे ट्रांजिशन हो सकती है। यहाँ पे ट्रांजिशन कैसे हुई है, S नोट टू S1, यहाँ पे ये S नोट टू S1 और ये S नोट टू S3, S नोट टू S2। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट से जो है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पे गया है, क्या हो, किसके थ्रू, एब्जॉर्ब करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, जो कि उससे किससे मिली है, फोटोन से मिली है, लाइट रेडिएशन से मिली है। अब वो एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। आपको पता है एक्साइटेड स्पीसीज का तो हमने अभी भी पढ़ा है कि वो तो वहाँ पे जो है अनस्टेबल होता है, बहुत शॉर्ट लाइफ टाइम होता है उसका, वो जल्दी से जो है ग्राउंड स्टेट पे आना चाहेगा। तो ग्राउंड स्टेट पे कैसे आएगा वो, उसके पास डिफरेंट पाथ हैं ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए, और वही पाथ हमने पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो मेन है इस टॉपिक का कोर वो यहीं से है। अब देखिएगा, सपोज करो यहाँ पे एक्साइट हो गया वो मॉलिक्यूल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो थर्ड लेवल पे पहुँच गए, तो वहाँ पे जो है वो कैसे एमिट करेगा एनर्जी को, जो उसके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे लूज़ करके वो कैसे ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो उसके पास अलग अलग मेथड है। या तो वो क्या करेगा, जो है हीट की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करेगा और सिंगलेट स्टेट से अनदर सिंगलेट स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट थी और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट ही ये है, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हायर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट थी और ये लोअर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये इस पे आ गया, कैसे, हीट को लूज़ करके। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, इंटरनल मतलब इसके अंदर हो रहा है। फिर यहाँ से क्या करेगा वो, ये भी हायर एनर्जी लेवल है, इससे नीचे एक और लेवल है, अभी तो ग्राउंड स्टेट पे पहुंचा ही नहीं वो, तो क्या करेगा,
फिर से वो हीट की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करेगा, हीट की फॉर्म में या फिर किसी मॉलिक्यूल से टकराने से जो उसकी एनर्जी लॉस होगी, तो उसके थ्रू एनर्जी लॉस करके वो इस लेवल पे आ गया। तो इस लेवल की जो है एनर्जी जो है S2 से तो कम ही है। अब देखिए S1 से जो है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे कैसे आएगा। अब उसके पास यहाँ पे या तो वो ऐसे ही आ जाए जैसे यहाँ पे आ रहा था इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू। इंटरनल कन्वर्जन में उसने क्या किया है कि वो हीट की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करके वापस आ जाता है, तो फाइनली वो ग्राउंड स्टेट पे पहुँच गया। या फिर क्या करे वो कि जो है एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में लूज़ करे, लाइट रेडिएशन की फॉर्म में या फिर यूवी रेज की फॉर्म में जो है वो लूज़ करे। अगर वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करके आता है तो उसे क्या कहेंगे हम, फ्लोरेसेंस। तो एक तो ये हो गया। अनदर क्या है कि सपोज करो वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से पहले ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी से जो है वो कम है। तो वो एनर्जी वो जो है एनर्जी को लूज़ करके यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी ट्रांजिशन हो सकती है S3 से T3 के बीच में, यहाँ पे ट्रांजिशन होगी क्योंकि ये भी तो आपको क्या है, हायर लेवल है, हायर एनर्जी लेवल है, और ये उसके कंपैरिजन में क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वो कैसे ही आएगा, वो जो है एनर्जी को हीट की फॉर्म में लूज़ करके आएगा। ऐसे ही यहाँ पे S2 से T2 या फिर S1 से T1। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है हायर एनर्जी लेवल से जो कि है सिंगलेट स्टेट और लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है जो कि है ट्रिपलेट स्टेट। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इंटरनल कन्वर्जन हो रहा था। मीन्स क्या था, सेम स्टेट थी, ये भी सिंगलेट स्टेट थी और ये भी सिंगलेट स्टेट थी। डिफरेंस क्या था, ये हायर सिंगलेट स्टेट थी और ये लोअर सिंगलेट स्टेट थी। तो यहाँ पे हम इसे क्या कह रहे थे, इंटरनल कन्वर्जन। मीन्स जब सेम स्टेट के अंदर जो है कन्वर्जन हो रहा है, सेम स्टेट के अंदर जो है ट्रांजिशन हो रही है, और जो है इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को हीट की फॉर्म में लूज़ करके लोअर लेवल पे आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल कन्वर्जन। अनदर केस क्या है, जहाँ पे जो है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है स्टेट अलग हो गई, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो डिफरेंट हो गई। अब डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट स्टेट पे आ रहा है उसी मेथड से हीट को लूज़ करके, पर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है स्टेट जो है वो डिफरेंट है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अलग अलग है। ये सिंगलेट स्टेट है, ये ट्रिपलेट स्टेट है। तो जब सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होगी वो होगी इंटरनल कन्वर्जन तब, और जब जो है सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन होगी वो होगी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो उसे क्या कहेंगे हम, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। आप यहाँ पे देखेंगे जो ये ब्लू लाइन से जो शो हो रहे हैं ट्रांजिशन, यहाँ पे भी ये ब्लू लाइन है, तो वो होंगी सारी इंटर सिस्टम कन्वर्जन। देखिए यहाँ पे क्या है, S3 से T3 पे आ रहा है, इन सिंगलेट से ट्रिपलेट, यहाँ पर भी सिंगलेट से ट्रिपलेट, सिंगलेट से ट्रिपलेट। अब यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट से सिंगलेट, क्योंकि ये भी तो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट था हमारे पास। तो क्या हो गया, क्या कह सकते हैं हम यहाँ से, हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जब जो है इलेक्ट्रॉन हीट की फॉर्म में एनर्जी लूज़ करके आता है तो वो दो फॉर्म में आ सकता है, दो पाथ से आ सकता है, इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू या फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू, IC और ISC, ये दो मेथड के थ्रू आ सकता है वो। इंटरनल कन्वर्जन में क्या होगा, जब सेम स्टेट में जो है ट्रांजिशन होगा, और जब डिफरेंट स्टेट में ट्रांजिशन होगा जब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है रेडिएशन जो है वो एमिट नहीं हो रही है, यहाँ पे जो है एनर्जी लूज़ हो रही है हीट की फॉर्म में। अब नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पे तो हमने देख लिया कि वो एब्जॉर्ब करके हमारी सिंगलेट स्टेट में चला गया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट थी जो वहाँ पे चला गया, और वहाँ से अब उसी ग्राउंड स्टेट पे आने में ये पाथ फॉलो किया उसने। अब हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। अभी मैंने पीछे पढ़ा था ना कि दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है वो, और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है। अगर वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो क्या होगा, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट जो है ये हायर लेवल ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ये लोअर लेवल ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो हायर लेवल ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से वो एनर्जी को हीट की फॉर्म में लूज़ करेगा और लोअर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट पे आएगा। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इंटरनल कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम स्टेट के अंदर जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पे भी ट्रिपलेट स्टेट थी और यहाँ पे भी ट्रिपलेट स्टेट है, पर इनकी एनर्जी में जो है वो डिफरेंस है। ऐसे ही यहाँ पे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, हायर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट एज कम्पेयर टू दिस
तो ये क्या होगी, लोअर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। इस पे यहाँ से अगर मॉलिक्यूल आएगा तो वो भी कैसे आएगा, हीट को जो है हीट की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करेगा और आएगा, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, इंटरनल कन्वर्जन। अब वो T1 से आ गया, अब T1 से उसे ग्राउंड स्टेट पे आना है, तो वो कैसे आएगा, उसके पास फिर से दो मेथड हैं, या तो वो ऐसे ही आ जाए हीट की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करके। अब अगर हीट की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करके आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ISC, मीन्स क्या है, इंटर सिस्टम कन्वर्जन। वो क्यों कहेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट है और ये सिंगलेट स्टेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब डिफरेंट स्टेट के अंदर ट्रांजिशन होगा तो उसे हम कहेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और अनदर मेथड क्या है इसके पास, कि ये हीट की फॉर्म में एनर्जी लूज़ ना करे, बल्कि क्या करे, वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करके ग्राउंड स्टेट पे आ जाए। अगर वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करके आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फोरेसेंस। तो ये था जबलोस्की का डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये डायग्राम अपने आप में जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसे आप देखिए, जहाँ पे जो है ये ऐसे जो है शो कर रखी है ट्रांजिशन, वो नॉन रेडिएटिव है, और जो ऐसे स्ट्रेट लाइन से कर रखी हैं सो वो रेडिएटिव ट्रांजिशन है। रेडिएटिव ट्रांजिशन कैसे, कि जो ये ट्रांजिशन है स्ट्रेट लाइन से शो कर रखी है, इनमें क्या हो रहा है, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करके इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। तो रेडिएशन एमिट हो रही है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे रेडिएटिव ट्रांजिशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हीट की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करके इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन रेडिएटिव। नॉन रेडिएटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रेडिएशन एमिट नहीं हो रही, और यहाँ पे जो फ्लोरेसेंस है और फॉस्फोरेसेंस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडिएशन एमिट हो रही है। अब कंक्लूजन क्या है, कि कोई हमारे पास क्या है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। अब क्योंकि वो स्टेबल नहीं है वहाँ पे, तो उसे क्या है, उसे ग्राउंड स्टेट पे आना है, ग्राउंड स्टेट पे आना है, और उसे क्या होना है, स्टेबल होना है। तो उसके पास जो है वो दो मेथड हैं ग्राउंड स्टेट पे आने के थ्रू, कि वो दो तरीके की ट्रांजिशन शो करें, एक क्या होगी, रेडिएटिव, और दूसरी क्या होगी, नॉन रेडिएटिव। तो ये दो ट्रांजिशन जो है शो करके वो है ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है। अब नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के अंदर क्या आता है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के अंदर आएगा IC और ISC। IC क्या था, इंटरनल कन्वर्जन, और ये क्या था, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब IC जो है वो सिंगलेट टू सिंगलेट स्टेट होगा, और या फिर ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट स्टेट होगा। अब ये सिंगलेट स्टेट जो है वो हो सकती है 3 to 2, या फिर हो सकती है 2 to 1, तो ऐसे हो सकती है, या फिर हो सकती है 1 to 0, S नोट को मैं 0 कह रही हूँ यहाँ पे। ऐसे ही ट्रिपलेट स्टेट में भी ट्रांजिशन होगा, T3 से T2, T2 से T1, T1 से फिर S नोट। T1 से S नोट नहीं आएगा इसके अंदर, T1 से S नोट इसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्टेट हो गई ना। तो अगर सेम स्टेट में ट्रांजिशन हो, सिंगलेट टू सिंगलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, वन हायर लेवल से अनदर लोअर लेवल पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल कन्वर्जन। फिर हमारे पास आता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन होगी ट्रिपलेट टू सिंगलेट, या फिर सिंगलेट टू ट्रिपलेट। जैसे कि हमने देखा S3 से, यहाँ पे देखिए ये S3 से T3, S3 से T3, S2 से T2, और S1 से T1, और यहाँ पे हमने क्या देखा कि T1 से S नोट। तो ये ट्रांजिशन होंगी, वो होंगी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और यहाँ पे क्या था, इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन कब होगी, जब सेम स्टेट में हो। अब देखते हैं रेडिएटिव। अब रेडिएटिव में भी हमारे पास दो हैं, दो प्रोसेस कौन सी हैं रेडिएटिव प्रोसेस में, अनदर एक है हमारे पास फ्लोरेसेंस, एक है हमारे पास फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस देखिए, ये थी हमारे पास फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में क्या होता है, और फॉस्फोरेसेंस, तो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, इसमें क्या है, फ्लोरेसेंस की बात करें हम, क्या होगा, S1 से जो है S नोट पे ट्रांजिशन होगी। उस फॉस्फोरेसेंस में क्या होगा, S1 से नो T1 से, यहाँ पे क्या होगा, T1 से और S नोट में ट्रांजिशन होगी, T1 टू S नोट। S नोट क्या है, ग्राउंड स्टेट है, और यहाँ पे S1 क्या थी,
सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और ये क्या थी, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ये फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें क्या था, फोस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस में यहाँ पे जो है ट्रांजिशन के दौरान जो है मोलिक्यूल, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे एनर्जी को लूज़ कर रहा था, वो रेडिएशन एमिट कर रहा था, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को जो है वो लूज़ कर रहा था, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ कर रहा था। इसलिए हमें इसे क्या कहा है, रेडिएटिव प्रोसेस। इसलिए हमने इसे क्या कहा है, रेडिएटिव प्रोसेस। अब यहाँ पे देखें कि जो सिंगलेट स्टेट है, हमने पढ़ा है कि ये जो है इसकी एनर्जी हाई होती है, ये अनस्टेबल होती है, और ट्रिपलेट स्टेट फिर भी इसके कंपैरिजन में जो है स्टेबल होती है, स्टेबल होती है। तो मीन्स क्या होगा कि जो ये फॉस्फोरेसेंस की प्रोसेस होगी, जो T1 से S0 के बीच में होती है, वो जो है उसके लिए जो है ज़्यादा टाइम में होगी। ज़्यादा टाइम में कैसे, इसके लिए 1 आवर टाइम भी हो सकता है कभी कभी कि ये घंटा भी लगे, और ये जो है वो बहुत कम टाइम में होगी, अबाउट 10⁸ सेकेंड। तो ये इतने कम टाइम में होगी। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ये ट्रांजिशन हो रही है ये, तो इस ट्रांजिशन में जो है वो टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, और इस टाइम के अंदर जो है यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है, जिससे भी क्या हो, एनर्जी, जिसमें भी जो है एनर्जी वो है जो खर्च तो होगी उसमें भी, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस है, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है। अब इसमें एक और चीज़ देखनी है आपको, फॉरबिडन और अलाउड ट्रांजिशन। अपने सिलेक्शन रूल में पढ़ा होगा कि जो है सेम स्टेट में जो ट्रांजिशन होती है, सेम स्टेट में जो ट्रांजिशन होती है मीन्स जो S to S ट्रांजिशन होगी, यहाँ पर कोई भी लेवल लगा सकते हैं आप, हायर से जो है वो लोअर लेवल पे होगी, तो S to S जो ट्रांजिशन होगी वो क्या होंगी, अलाउड होंगी। T to T जो ट्रांजिशन होगी वो भी अलाउड होंगी, वही हायर टू लोअर। और जो है अगर कोई ट्रांजिशन जो है वो डिफरेंट स्टेट में हो रही है, जैसे कि T1 to S0, ये फॉस्फोरेसेंस की ही देख लेते हैं, तो ये क्या है, ये ट्रांजिशन जो है वो अलाउड नहीं है, वो फॉरबिडन है। ये हमने सिलेक्शन रूल में पढ़ रखा है। फर्दर जो S से हायर, S से T, S तो हमेशा ही हायर होगा T से, तो S से जो T में ट्रांजिशन होगी वो भी अलाउड नहीं होगी। तो कहने का क्या मीन्स है, जो इंटर कन्वर्जन वाली ट्रांजिशन होगी वो हमेशा अलाउड होंगी। फॉस्फोरेसेंस की ट्रांजिशन जो होगी वो भी अलाउड होगी, फॉस्फोरेसेंस की ट्रांजिशन जो है वो अलाउड नहीं होगी। फ्लोरेसेंस की जो ट्रांजिशन है वो अलाउड होंगी। तो ये दोनों ही ट्रांजिशन हमेशा जो है अलाउड होंगी। तो अलाउड कौन सी नहीं होंगी, ICS की और फॉस्फोरेसेंस की, तो ये ट्रांजिशन जो है वो अलाउड नहीं होंगी। अब इसमें एक चीज़ हो है कि जितनी एनर्जी जो है मॉलिक्यूल एब्जॉर्व करेगा एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा वो उतनी एमिट नहीं करेगा। उतनी एमिट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कुछ एनर्जी जो है वो इंटरनल कन्वर्जन में चली जाएगी, कुछ एनर्जी जो है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में चली जाएगी, मीन्स जो हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी तो चली ही जाएगी। तो जो ग्राउंड स्टेट पे आएगा जब, तो वो उतनी फ्रीक्वेंसी से जो है उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं देगा आपको जितनी जो उसने एब्जॉर्ब की है, उसे कम देगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो रहा है। अदर किस तरीके से लॉस हो सकता है इसके अलावा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो, अब हमने पढ़ा कि S1 से S0 पे आने में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट है, इसकी जो एनर्जी है वो हायर है, इतनी स्टेबल नहीं है ये। तो यहाँ से फटाक से जो है ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश रहती है जो इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन होने का कोई चांस नहीं होता। और अगर यहाँ पे हम देखें फॉस्फोरेसेंस में, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो ट्रिपलेट स्टेट है वहाँ पे जो है वो थोड़ी स्टेबल स्टेट है एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट, तो वहाँ पे टाइम लगता है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने का चांस होता है। तो केमिकल रिएक्शन में भी एनर्जी चाहिएगी, तो एनर्जी का लॉस वहाँ पे भी होता है। सो यहाँ पे जो अभी तक हमने पढ़ा वही सब लिख रखा है कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है वो रिटर्न करेगा ग्राउंड स्टेट पे बाय रिलीजिंग एनर्जी थ्रू एनी वन फॉलोइंग प्रोसेस, किसी भी एक प्रोसेस से वो प्रोसेस हो सकती है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन और रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में यहाँ पे देखा कि जो है वो सिंगलेट टू सिंगलेट या फिर ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट या फिर सिंगलेट टू ट्रिपलेट, तो ऐसे ट्रांजिशन होगी और जो एनर्जी वो हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। सिंस यहाँ पे कोई रेडिएशन एमिट नहीं हो रही है तो इसे कहेंगे हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, और जो एनर्जी वो हीट की फॉर्म में रिलीज होगी थ्रू मोलिकुलर कोलिजन, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन। आगे फिर क्या है, जो इंटरनल कन्वर्जन है वो 10⁻⁻11 सेकेंड से भी कम टाइम में हो जाता है। फिर हमारे पास है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में जो है सिंगलेट टू ट्रिपलेट ऐसे ट्रांजिशन होंगी और यहाँ पे भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो ये
नॉन रेडिएटिव का ही पार्ट है, और ये जो होगी वो रिलेटिवली स्लो रेट पे होगी, क्योंकि ऐसी जो ट्रांजिशन है आपको पता है वो फॉरबिडन होती है जनरली। फिर रेडिएटिव ट्रांजिशन के बारे में लिख रखा है कि रेडिएटिव ट्रांजिशन में क्या होगा, S1 से S0 या फिर T1 से S0। S1 से S0 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोरेसेंस, और T1 से S0 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, फोस्फोरेसेंस। इसमें क्या होगा, इसमें जो है एनर्जी जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में एमिट होगी, तो इसलिए हम इसे रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं। और इसमें जो टाइम लगता है वो है 10⁸ सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन एमिट हो रही है S1 to S0, इसे फ्लोरेसेंस, और अगर T1 से S0 के टाइम पे रेडिएशन एमिट हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, फोस्फोरेसेंस। तो यही सब लिख रखा है यहाँ पे। फिर बताया है कि लाइफ टाइम जो है फोस्फोरेसेंस का वो मच लार्जर होता है अदर ट्रांजिशन स्टेट से। फिर यहाँ पे लिखा है नोट करके कि जो फ्लोरेसेंस है उसमें जो रेडिएटिव ट्रांजिशन होती है वो 2 स्टेट के बीच में होती है जो कि सेम मल्टीप्लिसिटी की होती है। और जो फोस्फोरेसेंस कब अराइज होता है, जब जो होता है रेडिएटिव ट्रांजिशन बिटवीन 2 स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी। फिर यहाँ पे लिखा है कि फ्लोरेसेंस और फोस्फोरेसेंस रेडिएशन जो है वो शॉर्टर फ्रीक्वेंसी की होती है, उतनी फ्रीक्वेंसी की नहीं होती जितनी फ्रीक्वेंसी की जो है वो एब्जॉर्ब की गई होती है, क्योंकि जो है मैंने बताया अभी भी कि जो हीट की फॉर्म में एनर्जी लूज हो सकती है इंटर कन्वर्जन के दौरान, और फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के दौरान, या फिर केमिकल रिएक्शन के दौरान भी जो एनर्जी लॉस हो जाती है। केमिकल रिएक्शन, द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में रिलीज एनर्जी बाय अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन। तो जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है एमिट नहीं हो पाती जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब की है। तो यही था इसमें। अब एज ए कंक्लूजन एक बार ट्रांजिशन देख लेते हैं लास्ट में। सबसे पहले हम लिखते हैं S0, इसमें यहाँ पे क्या होगा, S0 जो है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ पे जो है एक्साइटेशन हो जाएगी S1 में, या फिर किसी भी स्टेट में हो सकती है S1, S2, S3, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्साइटेशन। अब S1 से एक्साइटेशन हो गई है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेगा, तो वो S1 से, क्योंकि हमने यहाँ पे S1 माना है, तो S1 से नीचे जो ग्राउंड स्टेट पे आएगा वो कहाँ पे आएगा, S0 ग्राउंड स्टेट है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो हीट रिलीज़ कर रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉन रेडिएटिव, और क्या कहेंगे, IC, क्योंकि S से S सिंगलेट से सिंगलेट हो रहा है। अगर जो है वो S1 से जो है वो T1 पे आ रहा है और यहाँ पे जो है वो हीट रिलीज़ कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, हीट रिलीज़ कर रहा है यहाँ पे भी, पर क्योंकि डिफरेंट स्टेट में आ रहा है, डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी है इनकी, सिंगलेट ट्रिपलेट, तो यहाँ पे क्या होगा, IC, S, और यहाँ पे IC। अब वो T1 से जो है S0 पे आ सकता है हीट रिलीज़ करके, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, ISC। ये अभी तक क्या सारे नॉन रेडिएटिव हैं यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है, कोई रेडिएशन रिलीज़ नहीं हो रही। अब अगर वो S1 से S0 पे आता है, अगर हीट रिलीज़ करके आता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, फिर से हीट रिलीज़ का तो हमने देख लिया। तो अगर वो रेडिएशन एमिट करके आता है तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्लोरेसेंस। और अगर T1 से S0 पे आता है रेडिएशन रिलीज़ करके, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोस्फोरेसेंस। तो यही था इसमें जो जितनी भी ट्रांजिशन थी उनका कंक्लूज़न। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।